नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस हैं, क्या हैं ये ऑप्शंस और क्या हैं इनकी विशेषताएं। अभी हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो कि एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी पेंशन स्कीम है, ये 31 मार्च को बंद हो रही थी, लेकिन इसको अभी सरकार ने आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक अच्छा विकल्प है और हमने पिछले वीडियो में इस पर काफ़ी चर्चा भी की। लेकिन साथ ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.75% बॉन्ड्स ये भी मार्केट में थे। ये हालांकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसको 28 मई से गवर्नमेंट ने सीज कर दिया। तो अब सीनियर सिटीजन्स के पास एक तो विकल्प है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का, उसके अलावा एक और अच्छा विकल्प है, वो है सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम। ये स्कीम भी बहुत अच्छी है। इंटरेस्ट रेट भी इसका जो है वो एक फिक्स रेट, अगर आप अभी लेते हैं तो जो रेट फिक्स है वो मिलेगा, और गवर्नमेंट की स्कीम है तो सेफ्टी सिक्योरिटी उसकी भी चिंता नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार आपको फिर याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही आपके जो भी सुझाव हों या जो भी क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। हालांकि पिछले वीडियोज़ में भी आपने काफ़ी क्वेरीज वहाँ पे पोस्ट की थी और मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेरीज का आपको आंसर दिया जाए। तो इस बार भी सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके होंगे तो जरूर आप पूछिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में जितने अधिक से अधिक फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब यहां पर बताऊं। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम जो है, जैसा कि नाम से मालूम चलता है, ये 60 इयर्स की जिनकी एज कंप्लीट हो गई है उनके लिए स्कीम है। ये सिंगल नाम में भी खुली जा सकती है और हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंट नाम में भी खोल सकते हैं। अगर जॉइंट में खोलते हैं तो जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसकी एज 60 होनी चाहिए। अगर दूसरे जॉइंट अकाउंट होल्डर की एज जो है वो 60 से कम है तो भी चलेगा। यदि दोनों ही मेंबर्स 60 इयर्स के हो चुके हैं तो दोनों अलग अलग अकाउंट भी खोल सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट खोलें। एक में मान लीजिए हस्बैंड फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, वाइफ सेकंड अकाउंट होल्डर है, और 15 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरे अकाउंट में वाइफ फर्स्ट अकाउंट होल्डर है एंड हस्बैंड सेकंड अकाउंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट होल्डर है, और वो दूसरा अकाउंट खोल दिया। तो दोनों अकाउंट में 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उसकी एज 60 इयर्स होना जरूरी है, और जो भी इन्वेस्टमेंट है चाहे उसमें नाम दो हैं, हालांकि जॉइंट नेम हस्बैंड वाइफ का ही हो सकता है, तो जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है ये इन्वेस्टमेंट उसके नाम से ही माना जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आज आपने एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया जिस वक्त हस्बैंड 60 इयर्स ओल्ड थे और वाइफ थोड़ा कम एज थी, और बाद में जैसे ही वाइफ 60 इयर्स की हुई बाद में फिर से अकाउंट खोल लिया गया। तो इस तरह से 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं और दोनों अकाउंट में 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब ये स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो अकाउंट कहाँ खोलना है, ये आप कुछ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ ब्रांचेज में, पब्लिक सेक्टर बैंक जो दूसरे हैं बाकी जैसे पीएनबी, देना बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। प्राइवेट बैंक में भी आप, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पर आप सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है ये हर क्वार्टर में रिव्यू होता है, और इस क्वार्टर के लिए जो अभी चल रहा है करंट क्वार्टर, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 7.40%। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी 7.40% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है जो इस फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, और यहां पर क्यों एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है, लेकिन अगर आप
अभी इस क्वार्टर में, मतलब अप्रैल मई जून जो ये क्वार्टर है, यहाँ पर अगर आप अभी इस महीने में इन्वेस्ट कर देते हैं या 30 जून से पहले कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40 का रहेगा। ये स्कीम जो है वो 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है और ये 3 साल फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो कुल मिलाकर 8 साल आप इस स्कीम में बने रह सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका एक बार फिक्स हो गया, तो 5 साल आपका ये फिक्स रहेगा, और जब आप एक्सटेंड करेंगे उस वक्त जो क्लोजिंग के टाइम पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जब मैच्योरिटी के टाइम पे 5 ईयर के बाद में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में आपके पास चॉइस थी, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअल है, लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइसेस नहीं है। यहाँ पर जो रेट जो इंटरेस्ट है वो आपको 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर, तो इस तरह से साल में 4 बार आपको जो इसका इंटरेस्ट होता है वो पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर कोई चॉइसेस नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि 7.40% पर एनम है, डिवाइडेड बाय उसको आप 4 कर दीजिए, तो उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और मैच्योरिटी के टाइम पे या एक्सटेंड करने के बाद में जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस वक्त का इंटरेस्ट का वो और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आप अपना इस स्कीम को आप फोरक्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी लिक्विडिटी बेहतर है। अगर 1 साल के अंदर जब आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया उसके विदिन 1 ईयर अगर आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, अगर विदिन 1 ईयर आप फोरक्लोज करते हैं और अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। और अगर 1 साल के बाद और 2 साल पूरे होने से पहले आप स्कीम में से अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, आप फोरक्लोज करना चाहते हैं, तो 1.5% की पेनल्टी है जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है। क्योंकि जो डिपॉजिट अमाउंट है मैंने बोला मैक्सिमम 15 लाख है, मिनिमम 1000 है। तो जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है 1000 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख तक, तो जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया होगा उसका 1.5% पेनल्टी काट ली जाएगी। और अगर 2 साल पूरे होने के बाद आप सरेंडर करते हैं तो उस केस में 1% की पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। तो पेनल्टी लगेगी, लेकिन आप अगर कुछ मजबूरी है और पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। इस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। यदि 50,000 से अधिक आपका इंटरेस्ट होता है तो उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इनकम सब मिलाकर 5 लाख के कम है, यानी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आप 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने एफडीज वगैरह में भी करते होंगे, तो आप 15H फॉर्म सबमिट कर दीजिए, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो फिर आपको यहाँ टीडीएस कटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बाद में अपनी इनकम में उसको ऐड करना ही है, तो टीडीएस का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं आपको कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अंडर सेक्शन 80TTB 50,000 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो बैंक के एफडी का इंटरेस्ट हो या फिर सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम का इंटरेस्ट हो, वो आपके इनकम में तो जुड़ता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो माना जाता है, लेकिन आपको 80TTB के तहत 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि 50,000 रुपीज तक का जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है।
सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आपको याद दिला दूं कि 80C की जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपीज़ की है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है, जिस साल में आप इन्वेस्ट करेंगे उस साल में। और जो 15H फॉर्म है ये भी आपको हर साल देना होगा। हर साल फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में यानी अप्रैल में आप 15H फॉर्म सबमिट कर दीजिए अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, ताकि आपका TDS ना कटे। जब आपकी स्कीम 5 साल के बाद मैच्योर होती है और यदि आप इसको एक्सटेंड नहीं कराते हैं, या तो आप मैच्योरिटी पर अपना पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको एक्सटेंड करनी होगी। अगर स्कीम को आप एक्सटेंड नहीं करते हैं तो उस केस में ना तो आपने पैसा लिया और ना ही इसको आपने फॉर्म भरकर इसको एक्सटेंड किया, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं मिलेगा, बल्कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर हम अभी की बात करें, इस वक्त पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, वही आपको मिलेगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम के बारे में। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में भी इन्वेस्ट किया है वो भी एडिशनल इसमें कर सकते हैं, या जो वहां पर नहीं करना चाहते हैं वो भी यहां पर कर सकते हैं। तो आपको मैंने अभी 2 चॉइस दे दी हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो सेफ भी हों और एक फिक्स पेंशन भी उनको मिलती रहे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अपने सुझाव, अपने सवाल जरूर पोस्ट करें। और एक बार फिर, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। फिर से आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।